Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to start the chapter Bringing Up Curry, which is the second chapter from the book In Alien Hand. Okay, so the chapter's name is Bringing Up Curry. So who is Curry? As the picture suggests, it's an elephant. We are talking about a baby elephant जिसकी लाइफ के बारे में उसके ओनर के साथ उसके क्या क्या एडवेंचर्स है या क्या क्या उसने मिस्चीवियस हरकतें करी है या फिर कुछ अच्छी चीज़ें भी की है. ठीक है, इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो द समरी, लेट्स बिगिन विद द समरी. ठीक है, Kari the elephant was just 5 months old when the author got him. The pavilion is Kari's home and he keeps bumping into poles of thick tree stumps. Okay, तो करी जब उसके ओनर को मिला था, ओनर जो कि यहाँ पे नरेटर भी है, हमारे चैप्टर का नरेटर भी जो है वो इसका ओनर है या मास्टर है, एक तरीके से कीपर है जो कि उसका ध्यान रखता है. ठीक है, तो जब उसको कारी मिला था तब कारी वॉज ओनली 5 months ओल्ड और ओनर कितने साल का था? 9 साल का. ही वॉज अ 9 years old गाय. ठीक है, तो इस टाइम पे जब वो उसको मिला था तो वो हम कह सकते हैं एक बेबी था, बेबी एलिफेंट था. ठीक है, और द पवेलियन इज कारीज होम. तो ये हमें एक पवेलियन की पिक्चर भी दिख रखी है यहाँ पे, इसको हम पवेलियन कह रहे हैं, वो उसका घर था. ठीक है, यहाँ पे एक थैच्ड रूफ है, मतलब कि घास की बनी हुई एक रूफ है ऊपर और नीचे चारों तरफ सिर्फ थिक ट्री स्टम्प्स हैं. ठीक है, कोई वॉल वगैरह कुछ भी नहीं बना रखी है. क्यों? क्योंकि कारी जब भी मूव अबाउट करता था, व्हेनेवर ही यूज्ड टू मूव, तो वो उन ट्री स्टम्प से टकरा जाता था. ठीक है, इसीलिए ताकि उसके दीवार वगैरह कुछ गिरे नहीं, इसीलिए उसकी वॉल्स वगैरह बनाने की बजाय बस एक थिक वाले ट्री स्टम्प्स बनाए हैं. ठीक है, वन थिंग कारी एंजॉयज अ लॉट इज हिज मॉर्निंग बैथ्स इन द रिवर. ठीक है, तो कारी क्या एंजॉय करता था? एक बहुत ही ज़्यादा जो कि एक एक्टिविटी होती थी जो कि वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था. व्हाट वाज दैट एक्टिविटी? वो था मॉर्निंग बाथ. उसके कहाँ पे? रिवर पे. ठीक है, क्योंकि कारी एक बहुत ही बड़ा एनिमल है तो ऑफ कोर्स इट्स अंडरस्टूड कि वो एक नॉर्मल तरीके से तो नहाता नहीं होगा. उसको नहलाने के लिए कहाँ लेके जाता था उसका मास्टर, उसको कीपर, उसको रिवर पे. ठीक है, तो रिवर के वहाँ पे उसको नहाना बहुत अच्छा लगता था. हमें कैसे पता चलता है कि उसको बहुत अच्छा लगता था? Lying down in the water for a long time and squealing with pleasure, कारी enjoys this activity a lot. तो ये 2-3 चीजें थी जो कारी वहाँ पे करता था. ठीक है, he would lie down on the river bank for a long time. अब हम किसी भी जगह पे ज्यादा देर क्यों रहेंगे? क्योंकि हमें वहाँ अच्छा लग रहा है, राइट? तो कारी वहाँ पे बहुत देर के लिए लेटा रहता था. और squeal with pleasure मतलब कि वो एक स्वीट सी एक बच्चों जैसी साउंड निकालता था प्लेजर के साथ. प्लेजर मतलब कि उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो स्क्वील कर रहा है, राइट? तो वहां पे वो ऐसी आवाज करता था कि मतलब वो बहुत इंजॉय कर रहा होता था उस एक्टिविटी को. ठीक है, आफ्टर हिज बाथ कारी गोज इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम ट्विग्स फॉर हिज डिनर व्हिच टेक्स क्वाइट अ व्हाइल. ठीक है, तो अब उसके नहाने के बाद जो ओनर है, जो कीपर है कारी का, वो उसको फॉरेस्ट की तरफ लेके जाता था जहाँ पे क्या इकट्ठा करते थे? वो क्या ढूंढते थे? कारी के डिनर के लिए, लंच के लिए, उसके खाने के लिए बेसिकली ट्विग्स. ट्विग्स क्या होती है? छोटी छोटी ब्रांचेस, छोटी छोटी टहनियाँ किसी भी पेड़ की जो कि यंग है, छोटी है. ठीक है, तो उन्हें हम ट्विग्स कहते हैं. तो कारी जो है वो सिर्फ टेंडर ट्विग्स ही खाता था. ठीक है, और वो कहाँ से मिलती थी? फॉरेस्ट से. ठीक है, तो उसका जो केयर टेकर है, जो कीपर है, वो इन ट्विग्स को इकट्ठा करने के लिए, देखने के लिए, लेने के लिए फॉरेस्ट लेके जाता था कारी को. ठीक है, फॉर हिज डिनर विच टेक्स क्वाइट अ वाइल. ओके, तो उसका डिनर जो है उसके लिए ट्विग्स इकट्ठा करना बहुत लंबा प्रोसेस होता था, उसमें काफी टाइम लगता था. देन द नरेटर प्रिपेयर्स डिनर फॉर कारी. फिर उसके बाद नरेटर क्या करता था? उसके लिए डिनर प्रिपेयर करता था. ठीक है, ये कुछ ऐसा वो नहीं है डिनर प्रिपेयर करना, बेसिकली वो एक शार्प हैचेट. ठीक है, हैचेट क्या होती है? एक स्मॉल तरीके का एक टूल है, एक्स टाइप का, जैसे कि वो शार्प करता था और फिर उससे वो ट्विग्स को काटता था ताकि वो शार्प रहे. क्योंकि अगर ट्विग्स शार्प नहीं रहेगी तो कारी उनको खाता नहीं था. एलिफेंट के बारे में लिखा हुआ है चैप्टर में कि वो अगर म्यूटिलेटेड होती है, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी अगर होती है ट्विग्स, तो वो उनको टच नहीं करते हैं एलिफेंट्स. तो सेम वाज फॉर कारी एज वेल. ठीक है, नाउ दे बोथ हैव बिकम ग्रेट फ्रेंड्स. ठीक है, द कीपर एंड कारी हैव बिकम ग्रेट फ्रेंड्स. अब however on one day कारी pushes the narrator in the stream. अब स्ट्रीम मतलब कि बहती हुई रिवर, जहाँ पे वो नहाने जाते थे उसमें वो बह रही थी, एक स्ट्रीम जा रही थी और फिर वो अपने इस फ्रेंड को, केयर टेकर को पुश कर देता है स्ट्रीम में. अब क्यों पुश करता है जबकि वो तो काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं? लेट्स सी.
It is to save a drowning boy, but the author does not know how to swim. ठीक है, वो उसको बचाने के लिए ही करता है. किसको बचाने के लिए? रिवर में एक डूब रहा है एक बच्चा, एक लड़का, ठीक है, यंग बॉय है जो कि डूब रहा है. उसको हेल्प करने के लिए कारी अपने केयर टेकर को पुश करता है ताकि वो जो उसका कीपर है वो जाके उस बच्चे को बचा सके. ठीक है, बिकॉज कारी को भी ऐसे नहीं पता कि कैसे करना है, कैसे लाना है बच्चे को ऊपर. ठीक है, पर जो उसका नरेटर जो है, जो उसका कीपर है, उसको भी ठीक से तैरना नहीं आता. ठीक है, thus कारी हैज टू इवेंचुअली गो इन टू सेव देम बोथ. तो इसीलिए क्या होता है, कारी को फाइनली उसे ही अंदर जाना पड़ता है. इवेंचुअली मतलब लास्ट में, फाइनली उसे ही जाना पड़ता है अंदर और उन दोनों को बचाना होता है. ठीक है, द ऑथर कैचेस कारीज ट्रंक एज ही पुल्स बोथ ऑफ देम आउट एंड सेव्स देम. ठीक है, तो यहाँ पे कारी कैसे बचाता है उन्हें? वो अपनी ट्रंक से. ठीक है, एलिफेंट की जो सूंड होती है, जो ट्रंक होती है, वो उसको उनकी तरफ स्ट्रेच करता है और उसका जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो उसकी ट्रंक को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है और इससे फिर वो उनको लेके आ जाता है. ठीक है, एज कारी इज सो यंग. ठीक है, कारी इज स्टिल वेरी यंग, ही इज स्टिल अ बेबी एलिफेंट. ठीक है, he is still a baby. He is also very notorious, so he gets checked whenever he is being mischievous. ठीक है, he is also very notorious. Notorious मतलब कि वो बहुत ही शरारती है, शैतान से बच्चे जैसे होते हैं जो कि नटखट होते हैं, उसी तरीके का है कारी भी. ठीक है, तो क्या होता है, gets checked whenever he is being mischievous. gets checked मतलब कि उसको टाइम टाइम पे डांट पड़ती रहती है, टोकते रहते हैं उसके कीपर्स. क्यों? क्योंकि वो अभी भी बच्चा है. ठीक है, ओवर टाइम कारी develops a taste for bananas, so he begins stealing them. ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कारी जो है वो develops a taste. develop मतलब कि उसको अच्छे लगने लग जाते हैं धीरे धीरे. क्या? ripe bananas, पके हुए बनानास बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं. ठीक है, और वो फिर क्या करता है, वो जो उसका कीपर है उसके घर के डाइनिंग रूम की टेबल से कारी starts to steal the bananas. ठीक है, तो वो क्या है, begins stealing them, वो उनको चुराने लग जाता है बनानास को. ठीक है, he puts his trunk through the window into the dining room and pulls out the bananas from the plate. Now what does he do? कारी जो है वो क्या करता है, वो डाइनिंग रूम के बाहर विंडो के वहां तक आता है और अपनी ट्रंक से बहुत ही स्विफ्टली और बहुत ही स्नीक इन करता हुआ, जैसे कोई छुप के जो आता है, वैसे वो बनानास अपनी ट्रंक से उठा के गायब करके ले जाता है. ठीक है, वेरी क्लेवरली ही टेक्स देम टू हिज पेविलियन टू ईट इन पीस विदाउट गेटिंग कॉट. और वो वहाँ पे नहीं खाता, फिर वो कहाँ ले जाके खाता है, वो वापस अपने पेविलियन में ले जाता है और वहाँ पे जाके वो आराम से शांति से अपने बनानास खाता है, और ताकि वहाँ पे कोई उसको देखता भी नहीं है. ठीक है, however the narrator catches him stealing one day and gives him a good scolding. ठीक है, तो नरेटर क्या करता है, एक दिन उसको पकड़ लेता है चुराते हुए, चोरी करते हुए बनानास की, और फिर उसको अच्छे से एक डांट पड़ती है. gives him a good scolding मतलब कि वो बढ़िया वाली डांट लगती है कारी को. ठीक है, कारी learns his lesson and does not steal again. ठीक है, और इस बस एक डांट के बाद जो कारी जो है वो अपना लेसन सीख लेता है, उसको सबक मिल जाता है और वो इसके बाद कभी भी दोबारा चोरी नहीं करता. ठीक है, over time कारी learns a few lessons as he is a quick learner. ठीक है, he learns the command to sit and walk. However the most difficult thing was master call. Okay, तो over time जैसे बड़ा हो रहा है कारी, of course right, he is growing up, तो इस टाइम में वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेता है. ठीक है, उसका एक कीपर है, उसके साथ वो उसको सिखाता है, तो ऐसे बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो कि वो उसको सिखाता है, जैसे कि when to sit down, और कौन सा कमांड है जिस पे उसे बैठना है, और कौन सा कमांड ऐसा है जिस पे उसे खड़े होके चलना है. ठीक है, पर इन्हीं में से एक कमांड है जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड दैट इज द मास्टर कॉल. ठीक है, जो मास्टर कॉल जो कमांड है वो सबसे मुश्किल वाला कमांड है किसी भी एलिफेंट के लिए सीखना. ठीक है, किसी भी एलिफेंट को ये कमांड सीखने में जनरली 5 years लग जाते हैं और कारी को भी बहुत टाइम लगता है ये चीज़ सीखने में. ठीक है, however it is the most important signal which an elephant must know, but it is also the most important signal. मास्टर कॉल सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं एक लेसन है जो कि हर एक एलिफेंट को सीख लेना चाहिए. ठीक है, इट हेल्प्स इन सेविंग द मास्टर्स लाइफ. और क्यों है मास्टर्स कॉल क्यों कहा गया है, क्योंकि वो उसका मेजर रोल यही है कि वो मास्टर की हेल्प कर सके. ठीक है, वो सिर्फ एक मास्टर की आवाज़ पहचानेगा और उसकी हेल्प के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट होता है ये कॉल. व्हेन अ मास्टर गेट्स लॉस्ट, जब भी मास्टर जो है एलिफेंट का जो ओनर है, कीपर है, वो मास्टर
वो अगर गुम जाता है, कहीं खो जाता है, गेट्स लॉस्ट, they make a strange hissing sound and the trained elephant will pull out the tree in front which scares the other animals. ठीक है, तो मास्टर जो है उसका वो क्या करेगा, वो एलिफेंट के ईयर में एक साउंड करेगा, स्ट्रेंज हिसिंग साउंड. हिसिंग साउंड क्या होता है, जो कि एक स्नेक जैसे हिसिंग वाली साउंड करता है, वैसी एक साउंड है. तो ऐसी साउंड बहुत अजीब सी, हिसिंग की भी और हॉलिंग की भी मिक्स्ड है. ठीक है, तो ये काफी अजीब सी साउंड है और इसके लिए एक वो फ्रेज भी यूज किया गया है बुक में, चैप्टर में, कि इट साउंड्स लाइक अ टाइगर एंड अ स्नेक आर फाइटिंग विद ईच अदर. ठीक है, तो ऐसी बड़ी अजीब सी साउंड है जो कि एलिफेंट के ईयर में कर दी होती है. ठीक है, और जैसे ही मास्टर वो साउंड उसके कान में करेगा, वैसे ही एलिफेंट क्या करेगा फिर, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू डू, ही विल टेक आउट द ट्री दैट इज इन फ्रंट ऑफ हिम. ठीक है, अगर वो कहीं जंगल वगैरह में कहीं पे भी फंस गए हैं तो उसके आगे जो भी ट्री होगा, ठीक है, वो उसको एकदम उखाड़ देगा अपनी ट्रंक से. ठीक है, विच स्केयर्स द अदर एनिमल्स, जिससे कि बाकी सारे एनिमल्स डर जाते हैं एकदम वो चीज़ देख के, क्योंकि ऑफ कोर्स एनिमल ऐसे, मतलब एलिफेंट अगर सारे पेड़ उखाड़ रहा है या फिर, तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज सीन, राइट. तो बाकी सब एनिमल्स भी डर जाते हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग टाइगर्स अवे. ठीक है, टाइगर तक डर जाता है ये सब देख के. दिस वे ही मेक्स अ पैथ आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड करी लर्न दिस ट्रिक एज वेल. ठीक है, और ये क्यों करता है, वो सारे के सारे पेड़ क्यों गिरा रहा होता है निकाल के, ये तभी करता है एलिफेंट जब उसका मास्टर उसे मास्टर कॉल दे. और ये मतलब काफी ग्रेव डेंजर में ही हेल्प करने के लिए ये यूज होता है ये कॉल. ठीक है, और इससे वो क्या करता है, वो एक एक ट्री निकाल के, फॉरेस्ट में, यू नो, फॉरेस्ट इज अ थिक प्लेस, राइट, बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, वहां पे रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तभी तुम गुम हो जाते हैं. ठीक है, तो वहां पे भी करी जैसे एलिफेंट जो है, जो कि मास्टर कॉल पे अगर एक्ट कर रहे हैं, तो एक एक पेड़ को हटा के रास्ता बना देंगे उसके मास्टर के घर तक का, जंगल से लेके टिल द होम, वो एक पूरा पैथ क्रिएट कर देंगे. ठीक है, और फिर करी भी ये मास्टर कॉल सीख लेता है, इस तरीके की ट्रिक भी उसको आ जाती है ताकि वो अपने मास्टर की अच्छे से हेल्प कर सके. ठीक है, the story of bringing up Curry is a gentle, sweet reminder of how animals are also our friends and they can even become more loving, brave as well as sensible than humans in many situations. ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें देखा जाए तो क्या पता चलता है. ठीक है, करी इज एन एलिफेंट, इट्स एन एनिमल, और हम बहुत बार सोचते हैं कि एनिमल्स हमारी तरह, इंसानों की तरह इमोशनल या सेंसिटिव नहीं होते. ठीक है, पर हम देखें तो करी जो है वो उतना ही डिग्निफाइड, उतना ही इमोशनल और उतना ही सेंसिबल है जितने की कोई भी ह्यूमंस होते हैं. क्यों, क्योंकि वो ह्यूमंस के बीच में रहा है, उसमें उस तरीके की सेंसिबिलिटीज डेवलप हुई है. ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं कि करी का जो लाइफ है, जो उसने अपने ओनर के साथ जो लाइफ देखी है, जो भी सीखा है, उससे हम देख सकते हैं कि एनिमल्स ह्यूमंस के कितने अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव. ओके, विल लुक एट द वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट इज टिप्टो. ठीक है, टिप्टो करना क्या होता है, हमारे जो टोज होते हैं, पैरों के जो अंगूठे और उंगलियां होती है, टोज के जो होते हैं, उनके टिप पे खड़े होना. ठीक है, और ऊपर होने के लिए टिप्टो होना, दैट इज कॉल्ड टिप्टो. ओके, टू स्टैंड विद रेज्ड हील्स, द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द बॉल्स ऑफ द फीट. ठीक है, जो आगे का हिस्सा होता है पैरों का, उस पे खड़े होना. ठीक है, टोज पे अपना पूरा वजन डालना. ओके, पेविलियन, अ शेल्टर इन एन आउटडोर स्ट्रक्चर. पेविलियन क्या होता है, कोई बाहर की कोई जगह है, वहां पे बस ऊपर थोड़ा सा ढका हुआ अगर बना रखा है, मतलब ऊपर एक कवर्ड शेल्टर है, बाकी वो जगह फिर भी बाहर की है, तो उसे हम कह देते हैं पेविलियन. ओके, देन स्टम्प्स. स्टम्प्स, द बॉटम पार्ट्स ऑफ ट्री ट्रंक लेफ्ट आफ्टर अ ट्री हैज बीन कट. तो स्टम्प्स क्या होते हैं, जो ट्री है, ठीक है, पूरा का पूरा ट्री है, अगर एक जगह से काट दिया पर फिर भी उसकी पूरी एकदम जड़ें नीचे है, तो काफी फर्मली ग्राउंडेड है एकदम, राइट. तो वो जो कट गया है ऊपर ट्री का हिस्सा, पर उसका तना अभी भी बचा हुआ है, तो दैट इज अ ट्री स्टम्प. ओके, देन नेक्स्ट इज ट्विग्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. ठीक है, ट्विग्स क्या होते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस. ठीक है, जो कि मतलब बहुत ही छोटी है, ब्रांचेस से भी पतली वाली जो होती है उनको हम कहते हैं ट्विग्स. देन वी हैव एबनी. एबनी क्या है, अ हेवी वुड मेनली ब्लैक इन कलर. एबनी एक बहुत ही भारी वाली तरीके की वुड होती है जो कि पिच ब्लैक कलर की होती है, और एबनी को हम एक तरीके से सिनोनिमस वर्ड होता है ब्लैक के लिए, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा शार्प ब्लैक है उसके लिए हम एबनी वर्ड भी यूज करते हैं. ठीक है, देन वी हैव स्क्वील, क्राई और ट्रम्पेट.
तो यहाँ पे क्राई और ट्रम्पेट लिखा हुआ है. ट्रम्पेट इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि एलिफेंट का साउंड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट. ओके, तो यहाँ पे स्क्वील हमने ट्रम्पेट इसलिए लिखा है क्योंकि वो कारी है जो कि स्क्वील करता है. बाकी स्क्वील का मतलब होता है एक बेबी जैसी बहुत ही बारीक सी आवाज निकालना. ठीक है. देन लशियस, टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग. लशियस का मतलब है, यहाँ पे लशियस किस चीज के लिए यूज हुआ है, ट्विग्स के लिए, जो कि उसके लिए ब्रांचेस जो उसका कीपर इकट्ठा करता है उनके लिए यूज हुआ है. तो लशियस किस तरीके से होगी ट्विग्स, जो वो बहुत ही स्वीट स्मेलिंग होगी, अच्छी होगी, एकदम जूसी सी होगी और टेंडर होगी, और एलिफेंट के लिए बहुत ज्यादा टेस्टी होगी. ठीक है. देन वी हैव हैचेट. हैचेट इज अ स्मॉल एक्स, एक छोटी सी काटने का एक टूल है जो कि हैचेट होता है. देन म्यूटिलेटेड. म्यूटिलेटेड इज टॉर्न, ऑकवर्डली म्यूटिलेटेड. ठीक है. म्यूटिलेटेड का मतलब होता है किसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा, शार्प नहीं होना, बिगड़ा हुआ सा. ठीक है, दैट इज म्यूटिलेटेड. देन वी हैव सैपलिंग्स. सैपलिंग्स आर यंग ट्रीज, मतलब कि जो पौधे का एक छोटा वाला, जब उसका छोटा सा स्टेज होता है, जबकि हम उसको निकाल के दूसरी जगह पे भी लगा सकते हैं, राइट. दैट वेरी यंग स्टेज ऑफ अ ट्री, दैट इज कॉल्ड अ sapling. Then delicate. Delicate we know, delicate means very soft. Okay. Then tender. Tender also soft and young. Tender is also kind of soft to touch. Okay. Then we have rose. Rose is second form of rise, that is went upwards, that means rose out of the water. Okay. Then afloat. Floating in water, not sinking. Afloat यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, जो वो लड़का था जो कि डूब रहा था. Remember that boy that was drowning? He was afloat in the water. Okay, वो थोड़ा सा ऊपर था, थोड़ा सा तैर रहा था वो. Then drowning, to die due to submerging in water. Drowning we know means डूबना, पानी में submerge होके अगर हम अपना consciousness खो देते हैं, that is drowning. Okay, then we have darted. Darted means rushed suddenly. ठीक है, जल्दी से भागना, that is darted, जल्दी जल्दी. हॉक, अ बर्ड ऑफ प्रे. हॉक क्या होता है, एक तरीके से हम ईगल लाइक एक बर्ड होता है, ईगल की एक टाइप होती है, दैट इज कॉल्ड हॉक. ओके. लासो, अ रोप विद अ नूज एट वन एंड. लासो क्या होता है, वो एक रोप से जो हम बनाते हैं, नूज मतलब कि लास्ट में एक उसमें एक फंदा सा रहे, जिससे कि हम किसी भी चीज को अगर फेंक के उसको कैच करना चाहें रोप से तो हम वो कर सकें. तो लास्ट में जो वो बनी हुई रहती है, ऊपर एक और गांठ लगी हुई रहती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लासो. Then we have astonishment. Astonishment is surprise या फिर shock या किसी तरीके का amazement. ठीक है. And then strewn, that means thrown around, बिखरा हुआ. strewn क्या दिखे थे यहाँ पे ऑथर को, strewn थे बनानास उसके चारों ओर, करी के चारों ओर. ठीक है, तो यहाँ पे strewn दिखे थे उसको बनाना उसके चारों ओर बिखरे हुए थे, तो he was very shocked. Okay, let's move to the question answers. Okay, the first question is, the enclosure in which Curry lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and say why it was built that way. ठीक है, तो हमने एक पिक्चर देखी है उसके घर की. Let's look at this again. ठीक है, इस पिक्चर के लिए बोला गया है हमें कि उसका पिक्चर देखो. Why is his place of living built this way? क्यों इस तरीके से बना हुआ था उसका घर? क्योंकि वो मूव करता रहता था, तो वो टकराता रहता था, तो अगर वो टकरा देता था तो फिर उसकी दीवार गिर जाती, इसलिए उसका वो इसी तरीके से बना हुआ था. ठीक है. Curry's pavilion had a thatched roof which rested on thick tree stumps. This was done so that he could not easily break it. Curry would often bang into the poles of the shelter, so the tree stumps had been kept to make it firm. Okay, तो अगर हम पोल्स लगाते हैं जो कि ऊपर से लगी हुई चीज है, राइट, तो अगर कारी जैसा हैवी एनिमल, एक एलिफेंट, उसमें टकराएगा तो ऑफ कोर्स इट विल बी इजीली ब्रोकन. पर क्योंकि वो ट्री स्टम्प्स है जो कि जमीन में अंदर तक गड़े हुए हैं, राइट, तो वो बहुत ही फर्म थे और इसीलिए वो कारी उनको आसानी से ब्रेक नहीं कर पाता था. उसके वजन से या उसके फोर्स से वो आसानी से टूटते नहीं थे, इसीलिए उसका घर, उसका पेविलियन इसी तरीके से बनाया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. अभी हमें पता है ऑफ कोर्स करी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. हाउ डू वी नो दैट? ओके, लेट्स लुक एट द आंसर. Curry would enjoy the bath in the river when the narrator would scrub it for an hour. Then curry would remain in the water and when it would come out, it would shine like ebony. Okay,
बाकी हमें पता है करी का क्या होता था, वो जाता था वहां पे लेटा रहता था. ओके, करी वुड गो एंड लाई डाउन इन द वाटर इवन आफ्टर taking the bath. Okay, and he would squeal with pleasure as well, right? So these are the things that give us the reason that he enjoyed his bath in the river. Then let's look at the next question, that is finding good twigs for curry took a long time. Why? Okay, so finding good twigs, remember they used to go to the forest to collect twigs for him, right? Why did this process take so long? Okay, let's look at the answer. Elephants do not accept mutilated or damaged twigs. Okay, curry liked tender branches and the narrator had to be careful while chopping them. All this took time. Okay, so he had to be careful and he also had to sharpen his hatchet. And how long did it take to sharpen the hatchet? Around half an hour. Okay, so he had to sharpen the hatchet, then they would go to the forest and he had to be careful while cutting the branches as well. So of course all of this was a very time consuming and of course this process took time. Okay, let's look at the next question. Fourth question is, why did Curry push his friend into the stream? अब उसने क्यों अपने कीपर को या फ्रेंड को स्ट्रीम में पुश कर दिया? ठीक है, क्यों किया था उसने? Of course because he wanted to save the drowning boy. Let's look at the answer. A boy was drowning in water and was floating in it. Curry wanted the author to help him and so it pushed him into the stream. Okay, Curry saw the boy drowning in water and he wanted to save him. So because he knew if his keeper saw the boy, he would save him. So he pushed his keeper, his friend, into the water to save the drowning boy. Next question is, Curry was like a baby. What are the main points of comparison? Okay, so Curry was like a baby. हम कौन से ऐसे पॉइंट्स है चैप्टर में जिनसे कि हमें ये पता चलता है कि Curry is actually like a child. Okay, let's look at the answer. The narrator spoke to Curry just like we speak to a child. कब हम देखते हैं कि नरेटर ने उससे ऐसे बात की जैसे कि वो बच्चा है? कब की? एक तो जब उसने बनानास उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी, वो उसको नहलाता था सुबह सुबह ले जाके रिवर पे ले जाके, राइट? काफी सारी ऐसी चीजें थी. एंड करी वुड ऑल्सो स्क्वील विद प्लेजर, वो बेबी जैसी साउंड भी करता था. ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो सी व्हेन ही वाज स्टीलिंग बनानास, राइट? तब भी ये हमारे नरेटर ने या जो उसका कीपर है उसने उसको डांट लगाई थी. और डांट भी कैसे लगाई थी? बिल्कुल बच्चे की तरह, राइट? As if Curry is a child, because Curry is a baby elephant. Okay, so the narrator would treat him, scold him just like you would treat a child. Curry was trained like a children are. ठीक है, Curry was also trained like children, right? उसको सब सिखाया था, बैठना, खड़े होना, भागना, धीरे चलना, तेज चलना. The narrator would scold him, train him like a child. Curry would make mischief like children. और वो शरारते भी, नटखट भी एकदम बच्चों जैसा ही था Curry. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Curry helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? Okay, तो helped himself to मतलब क्यों खा जाता था, खुद ले लेता था उनको. कैसे किया उसने ये सब without anyone noticing it? Once Curry developed a liking for ripe bananas. एक बार क्या हुआ Curry ने, जैसा कि हमें पता है, he developed a liking, he got fond of ripe bananas. He would stretch the trunk from the window and take away the bunch of bananas with him to the pavilion. No one came to know where the fruit was disappearing to. तो कैसे वो करता था? क्योंकि एक तो वो अपनी ट्रंक यूज करता था और वो अंदर नहीं आता था, वो सबके सामने नहीं आता था. वो डाइनिंग रूम की विंडो जो रहती थी उसके पीछे से आता था और अपनी ट्रंक यूज करके वो बनानास चुरा लेता था और फिर बस जल्दी से भाग जाता था. सो ऑफ कोर्स nobody could notice him that he was the one stealing all the bananas. Next question is, Curry learned the commands to sit and to walk. What were the instructions for each command? Okay, so इसमें दो commands particularly बताए हुए हैं. The one that is to sit and the another one that is for walking. Okay, what were the instructions for these commands? When the narrator said that and pulled Curry's ear, it was a signal for it to sit down. Okay, whenever the narrator would say that and would pull its ear, so that would be a signal for it to sit down. And whenever he said Mali and pulled the trunk forward, it was an indication to walk. तो दूसरा वाला क्या था? Mali बोलता था वो, he would say Mali and he would pull forward his trunk. ठीक है, उसकी जो ट्रंक थी उसको खींचता था और ये सिग्नल होता था, उसको समझ आता था कि that is the signal for walking. Okay, next question is, what is the master call?
what is it, why is it the most important signal for an elephant to learn. ठीक है, क्या होता है मास्टर कॉल? पहली बात तो what is it and why is it so important? Okay, the answer is मास्टर कॉल इज अ डिस्ट्रेस कॉल. डिस्ट्रेस कॉल क्या होता है? सबसे पहली बात तो डिस्ट्रेस कॉल वो होता है जब हम किसी डेंजर में होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, तब जो कॉल किया जाता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस कॉल. ओके, तो मास्टर कॉल ऐसे नहीं है कि हम कभी भी यूज कर लें, ठीक है, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से हैवी होते हैं. ठीक है, तो मास्टर कॉल पहली बात तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस में, मतलब कि हम बहुत ज्यादा डेंजर में हो, तभी कोई मास्टर अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल देगा. देन it is a mix of a hissing and growling sound and is similar to a snake and tiger fighting. क्या है ये? एक मिक्स है, एक hissing और growling, या फिर जो मतलब उसकी हिस साउंड होती है स्नेक की और ग्राउलिंग वाली भी साउंड जो होती है, वो दोनों का एक अजीब सा मिक्सचर होता है. ठीक है, तो कैसा साउंड करता है ये? जैसे कि कोई टाइगर और स्नेक फाइट कर रहे हो. इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 years टू ट्रेन एन एलिफेंट इन इट. ठीक है, कितना टाइम लगता है एक एलिफेंट को इस चीज के लिए ट्रेन करने में? 5 years. Okay, once the call reaches the elephant's ear, it just pulls down the tree in front of it. It scares the animals in the forest. All animals start making noises and running here and there. In case one is lost in the forest on a dark night, the master call will direct the elephant to uproot all trees on the way and clear the way home for its master. ठीक है, तो कैसे ये डिस्ट्रेस में कैसे हेल्प करेगा ये कॉल? जो भी एलिफेंट है वो ट्री को उखाड़ के फेंक देगा, इससे बाकी सारे जानवर डर जाएंगे. ऑल द एनिमल्स आर गोइंग टू रन अवे. कोई भी पहली बात तो उस मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बिकॉज ऑल द एनिमल्स आर स्केर्ड. ओके, एंड देन द एलिफेंट वुड कीप पुलिंग आउट ऑल द ट्रीज आउट ऑफ द वे, जब तक कि उसे एक रास्ता नहीं बन जाता है, वो अपने मास्टर के लिए एक रास्ता नहीं बना देता है. तो दिस इज हाउ द मास्टर call is helpful for the master and the elephant. Okay, which is why it is the most important command for an elephant to learn. Okay, so I think these are all the questions and that is the end of this chapter. I'll see you in the next chapter. Thank you very much.